हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। 2-3 जो मैसेज आए थे वो आए थे नेशनल प्रोग्राम्स को लेकर कि उन लोगों को नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में कुछ डिटेल चाहिए थे उनके एग्ज़ाम पर्पस के उस पर। तो मैं जो है मेरे पास कुछ अवेलेबल थे नोट्स वगैरह, तो आज मैं उन्हीं को शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों के लेक्चर का वो रहेगा नेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, देखिए नेशनल प्रोग्राम में सबसे पहला जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं वो होगा नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़, है ना। वेक्टर बोर्न मतलब जो किसी के थ्रू होती है, जो पैरासाइट्स वगैरह, जो अपने मॉस्किटो वगैरह, है ना, जो किसी पैरासाइट के थ्रू या किसी बैक्टीरिया के थ्रू या किसी कोई वेक्टर लगता है उसको, है ना। पैरासाइट बेसिकली होता है क्योंकि मॉस्किटो इधर इससे एक होस्ट जिसमें ज़रूरत होती है, 2 होस्टों की जिसमें ज़रूरत होती है, उसे वेक्टर बोर्न डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जिसमें क्या क्या था, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया पहला जो है। देन आएगा नेशनल लेप्रोसी इरिडेशन प्रोग्राम। देन आएगा रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस। ये सब जो हैं कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं, है ना। उनके मैं पहले अपन लिस्ट में बता दे रही हूँ कि हम किस किस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इनको नोट्स कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके बाद जो हम लेंगे जननी सुरक्षा योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक। ये जो है इस पर अभी जो NAM है, नेशनल आयुष मिशन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो पूरा प्रोग्राम है वो कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और स्ट्रोक पर ही पूरा एक मिशन ही इस पे चालू वापस किया गया है, उसे ANM कहते हैं। ठीक है, जिसमें CAMO या CHO या MOCH, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। इनकी जो पोस्टिंग की जा रही है ना वो NAM के तहत ही की जा रही है। जो NAM है ना वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जैसे हाइपरटेंशन हुआ, स्ट्रोक हुआ, है ना, इसी के तहत की जा रही है। ठीक है, अगला देखिए। इसके बाद न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, जैसे विटामिन ए प्रोफोलाइसिस प्रोग्राम, प्रोफोलाइसिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, है ना, जो विटामिन B12 की कमी से होता है, आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बलबाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, है ना। ये सब भी नेशनल प्रोग्राम्स में ही आते हैं। ठीक है, और ये किसके तहत है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के तहत। अगला देखिए, अगला है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, है ना। ये सब प्रोग्राम्स के आप नाम नोट करते चाहिए, है ना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अब इसमें अपन जो है पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना कौन सा था, ये जो अभी तक मैंने बताए थे इससे पहले जो स्लाइड्स में, वो सब प्रोग्राम्स के नाम थे। इन प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोग प्रोग्राम्स की डिटेल पढ़ें उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। या जो आपको, जैसे आप लोग बोल रहे थे, मेरे पास जो कमेंट आया था वो बोल रहा था कि 20 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन है, तो उसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो। तो देखिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द नेशनल प्रोग्राम, सबसे पहले क्वेश्चन आए, सबसे पहले यदि क्वेरी आएगी या ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। तो इसके देखिए 2 कारण होते हैं कोई भी नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का या बिल्डअप करने का या उसको बनाने का। दो ही मोटिव या एम होते हैं। पहला है कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शनस डिसीज, जैसे वेक्टर बोर्न डिसीज हुई, मलेरिया फैल रहा है तो उसके कंट्रोल के लिए, TB फैल रहा है, एड्स फैल रहा है, तो उनके लिए हम लोगों ने नेशनल प्रोग्राम्स चलाए हैं। जैसे पल्स पोलियो, है ना, पोलियो एक टाइम था कि 2 से 3-4 लाख केसेस थे इंडिया में, है ना। 2014 के बाद 0 हो गए। किसके कारण हुए, क्योंकि पल्स पोलियो जो अभियान चला था ना, सिर्फ उसकी सक्सेस के कारण 0 पे आ पाया, है ना। तो इसके स्प्रेड को रोकने के लिए कोई भी डिसीज़ के को नेशनल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। कंट्रोल द इंक्रीज मोटिलिटी एंड मोबिलिटी, देखिए जैसे हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन तो फैलता नहीं है ना, पर हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ,
कोई भी हार्ट डिसीज़ हुआ है ना, इनकी मोटिलिटी और मोबिलिटी, मतलब इनका प्रोग्नोसिस अच्छा करने के लिए यदि हम पहले ही लाइफ स्टाइल पे प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में ही या प्री डायबिटिक स्टेज में ही हम लाइफ स्टाइल पे काम कर लेंगे, यदि हम उनको आहार विहार सही दे देंगे, उनको योगा इंक्लूड करा देंगे, उनके भोजन में कुछ चेंजेस कर देंगे, कुछ एक्सरसाइज उनको करने का देंगे, तो वो नहीं होगा, है ना, जितना कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में रुक जाएगा। तो इसके लिए भी उनकी मोटिलिटी और मोबिलिटी को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए भी नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो 2 कारण होता है, ठीक है। ये तो हुए एम। अब होता है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एम और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है। देखिए, एम जो होते हैं ना, वो किसी भी करने का मेन कॉज होते हैं, है ना, कोई भी काम स्टार्ट करने का जो मेन कारण है। 2 कारण है, एक तो चीज़ों को कंट्रोल करना, दूसरा कारण क्या था कि उनकी मोबिलिटी और मोटिलिटी को रोकना। ऑब्जेक्टिव जो उसके साथ अपने आप कवर हो जाएंगे जब आप ये एम, देखिए जैसे हम कोई भी, जैसे आपको दिल्ली जाना है भोपाल से, है ना, तो उसमें बीच में मथुरा भी आएगा, आगरा भी आएगा, तो ये अपने आप आपके कवर होते चल रहे हैं, तो ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव। और दिल्ली जो है, दिल्ली ही जाना आपका एम है, तो वो हुआ आपका एम, ठीक है। तो एम और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए। अब ऑब्जेक्टिव जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिसीज़, है ना, जो फैल सकती हैं, जैसे टीबी, उसको कंट्रोल करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, है ना, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, कंट्रोल द पॉपुलेशन के लिए भी, इम्प्रूव द रूरल हेल्थ। देखो, यदि आप कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, जो जैसे स्वच्छता मिशन है, तो एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन अपने आप हो जा रहा है, न्यूट्रिशन अपने आप बढ़ जा रहा है जब आप उसको विटामिन ए दे रहे हो, पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप हो जा रही है जब आप उसको ये शिक्षा दे रहे हो, तो ठीक है। रूरल हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अपन रूरल एरिया से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आयुर्वेदा, व्हाट आर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अकॉर्डिंग आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को आप कैसे देख सकते हो, है ना, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और ये आप अपना एक पूरा इसको हेडिंग बना सकते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अकॉर्डिंग आयुर्वेदा, और इसको आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर बहुत इम्प्रेसिव लगेगा, है ना, चेक करने वाले को लगेगा कि आपने इस पर रिसर्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए, नेशनल प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग आयुर्वेदा यदि हम देखते हैं तो देयर आर द सेवरल प्रोग्राम्स इन आयुर्वेदा विच आर डिजाइंड फॉर आवर सीयर्स सेक्स फॉर अ लॉन्गर एंड ट्यूरी हेल्थी लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स, है ना। तो जो अपनी ह्यूमन बींग्स की हेल्थी लाइफ को लॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, या बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम आयुर्वेद के तहत डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे दिनचर्या, है ना, डेली रेजिमेंट, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हेल्थी फूड, रूल्स ऑफ टेकिंग फूड कि ना जल बहुत अधिक जल्दी नहीं खाना, आराम से नहीं खाना, जो 18 रूल बताए गए हैं। सीजनल ऋतुचर्या, डोंट इंटरप्टेड नेचुरल, अवेग धारणी अध्याय भी आप नेशनल प्रोग्राम्स में लग सकते हो। स्ट्रेस फ्री लाइफ बताया गया, सदव्रत का पालन बताया गया। तो ये सब जो है ना आयुर्वेद के नेशनल प्रोग्राम्स के जो पहले कैसे चलते थे नेशनल प्रोग्राम, इसी टाइप से ना, कि एक ही दिनचर्या राजा भी वही फॉलो कर रहा है और जो कर्मचारी है वो भी वही फॉलो कर रहा है ना। तो यही थे पहले जो नेशनल प्रोग्राम्स थे, ठीक है। तो अब इनके तहत हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद जो है नेशनल प्रोग्राम्स उनके हम डिटेल पे जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बता देती हूँ आपको। जैसे दिनचर्या में क्या है, जल्दी जागना, अर्ली वेकअप, है ना, फिर मलमूत्र का त्याग करना, नश्य, अंजन, कर्णपूरन, अभ्यंग, हर्बल स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान जो बताया गया, ये सब किस में बताया गया अपना दिनचर्या में। योग एंड प्राणायाम, ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेगा। स्लो द रेस्पिरेटरी रेट, आप धीरे सांस लेंगे। कछुआ की उम्र देखा है आपने 120 ईयर्स होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसकी सांस की लेने की गति बहुत धीरे होती है। तो आप जितनी धीरे सांस लेंगे, जितनी गहरी सांस लेंगे, उतना आप ज़्यादा जिएंगे, ये पूरा रूल है ना। हार्ट रेट को कम करता है, यदि आप योग प्राणायाम करते हो तो ब्लड प्रेशर कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, फोकस कराता है आपके वर्तमान पर, रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव द इफ़िकेंसी, ठीक है, जो भी आपकी क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द इंटेस्टाइन एंड द वाइटल ऑर्गन्स,
जो माइंड है और वेलबींग है, ऐसा उसको संतुलन बनाता है, ठीक है। इंक्रीज द जागरूकता, ठीक है। इरिटेबिलिटी, यदि आप इरिटेट हो रहे हो, बार बार बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो, तो आपको योग और प्राणायाम जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी दिनचर्या में, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देता है लाइफ को। शिफ्टिंग द बैलेंस फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम टू द पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, ये अच्छा पॉइंट है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स विच इज कामिंग एंड रिस्टोर है, रिस्टोरेटिव। तो ये सब योग एंड प्राणायाम के क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। अब हेल्थी फूड कैसा होना चाहिए, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए हेल्थी फूड का? फ्रेश होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, ईजिली बायो अवेलेबल होना चाहिए, है ना। जो हीमोस्टेटिस है उसको डिस्टर्ब ना करे, सेटिस्फिकेशन दे, हैप्पीनेस दे, पूरा पोषक तत्व उसमें होना चाहिए, जो डाइजेशन को हार्म ना पहुंचाए, अपने बॉडी टिश्यूज़ को बिल्क करे, कोई भी डिसीज़ क्रिएट नहीं करे, ठीक है। ऋतुचर्या की बात आएगी तो ऋतुचर्या क्या हो जाएगा? ऋतुचर्या का पूरा एक डिटेल्ड है, जिसमें 6 ऋतु के अकॉर्डिंग क्या क्या दिनचर्या होनी चाहिए, है ना। यदि हम ऋतुचर्या का फॉलो करेंगे तो जो सीजनल चेंज होता है उसमें जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सब मेंटेन रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डोंट इंटरप्ट, जो आवेगनी धारणी, जो 13 आवेग धारणी अध्याय में 13 वेग बताए गए हैं, उनसे कंप्लीट हेल्थ प्राप्त होती है ना। इसके बाद है स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए क्या क्या बताया है आयुर्वेद में? सद्व्रत का पालन, इंद्रिय विजय, योग, मेडिटेशन, ये सब जो है हमारे माइंड को स्ट्रेस करेगा, हम माइंड को रिलैक्स करेगा और हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो है ना, मैं स्ट्रेस पे पूरा एक वीडियो लूँगी जो कल मैं डाउनलोड कर दूँगी, क्योंकि इसमें आई थिंक इतना ही लिखेंगे ना आप तो सफिशिएंट है कि स्ट्रेस क्या होता है, किसके थ्रू होता है, इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है। तो पीस हार्मोन्स की हम लोग बात करेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स की हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये जो था ना, ये आप आयुर्वेद के थ्रू अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं नेशनल प्रोग्राम्स को लेके। यदि आप ये पॉइंट अपने एग्ज़ाम में डालेंगे तो आपको एक तो मैटर मिलेगा लिखने, सेकेंडली आपका एक आजकल जो है ना एग्जामिनर और चेक करने वाला यूपीएससी जैसा पैटर्न बहुत आ रहा है कि वो आपका सोच देखना चाहता है कि आप आयुर्वेद को लेके या उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके अपना दृष्टिकोण कैसे रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने दृष्टिकोण को प्रेजेंट करने का कि आयुर्वेद में हम जो नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे प्रकृति परीक्षण को अभी ऐड किया गया है ना, दिनचर्या ऋतुचर्या तो ऐड ही हो गए थे, हम ये स्ट्रेस फ्री लाइफ भी ऐड कर सकते हैं हमारे जो भी नेशनल मिशन से, है ना। तो इसमें आप यदि आप ऐसा अपना क्वेश्चन तैयार करके आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब आ जाते हैं नेशनल प्रोग्राम्स पे। सबसे पहला जो हमारा था वो था नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलेंगे NVDCP, है ना, प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द NRHM। किसके अंडर में है ये? NRHM के अंडर में है। इसमें देखिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसमें इसका क्या करना है, इसके अंदर कैसा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना है वेक्टर बोर्न डिसीज़ का। जो भी अर्ली केसेस हैं उनका डिटेक्शन करना है और कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। पहला इसमें ये है ना, इसकी योजनाओं में पहली योजना ये है। दूसरा, स्ट्रेंथिंग द रेफरल सर्विसेज। डेंगू हो गया है तो उसको गांव के सब सेंटर में नहीं रखना है, उसकी प्लेटलेट गिरती जा रही है, 50,000 से कम हो गई तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको रेफ़र करना है। तो रेफर सर्विस को स्ट्रेंथ कर रहा, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना अपनी ANM को, वहाँ डॉक्टर्स को, कि कब आपको रेफ़र करना है। एपिडेमिक पैराडेंसेंस रैपिड रिस्पॉन्स, जो एपिडेमिक एरिया में है उसको प्रिपेयर्ड करना, है ना, उसको ये बताना कि यहाँ डेंगू फैलने वाला है या मलेरिया फैलने वाला है और उसका रैपिड रिस्पॉन्स, ये भी इसकी योजनाओं में है। वेक्टर कंट्रोल इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, है ना, जो अभी स्प्रे होता है पूरा मच्छर मार का, वो जो इनसाइड ट्रीट होता है ना, जो मच्छरदानी भी घर घर बांटी गई थी। ये जो फिश होती है ना, लार्बेरियस फिश, ये जो होती है ये जो लार्वा रहते हैं डेंगू के मच्छर के उनको खा लेती है, तो इसका यूज़ करना। एंटी लावा मीजल्स इन अर्बन एरिया, और जो अर्बन एरिया है उसमें एंटी लावा जो भी अपने
साधन है उनका यूज़ करना। तो ये जो थे इसके क्या हो जाएंगे, इसके तहत इसकी योजनाओं में आ जाएंगे कि आप इसके तहत क्या कर सकते हो। तो इसमें पहला आ जाएगा वेक्टर बोर्न डिसीज़ में जो पहला प्रोग्राम था वो था एंटी मलेरिया प्रोग्राम, है ना, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ? 1953 में, ठीक है, 1953 में। 1958 में मलेरिया इरिडेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 53 में क्या हुआ? कंट्रोल हुआ। और इरिडेशन कब करना था? 1958 में। याद रखना, देखो अनंत काल, इरिडेशन नहीं होगा तो कब तक चलेगा मलेरिया? अनंत काल तक चलेगा। ये किसने बोला? 5 लोग, पंचायत में ही डिसाइड हुआ। यदि मलेरिया आपने इरिडेट नहीं किया तो क्या चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। तो 58, ठीक है। और 3 लोग ही थे, जब पंचायत में 3 ही लोग आए तो उनने क्या किया? कंट्रोल किया। पर जब 5 पंच इकट्ठे हुए तो उनने कहा नहीं, अनंत काल से चलेगा, इसको इरिडेट ही करना पड़ेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो 1958 में इरिडेशन प्रोग्राम हुआ। 1953 में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया। 1999 में एंटी मलेरिया प्रोग्राम वापस से रिवाइज किया गया। 2002 में इसी का नाम बदल के नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम रखा गया। ठीक, तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री, ठीक है। 1953 में क्या बोला इसको? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। 1958 में इसको नेशनल मलेरिया इरिडेशन प्रोग्राम बोला। 1999 में इसको नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम बोला गया। 2002 में इसका नाम बदल के नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम रखा गया, NABDCP, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया गोल्स 2016 से 2030। ये जो नए गोल ऐड किए गए हैं 2016 में कि जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि कैसे हम मलेरिया का एलिमिनेशन कर पाएंगे। तो एलिमिनेट मलेरिया, 0 इंडिजियस केसेस, 0 केसेस होना चाहिए थ्रू आउट द एंटायर कंट्री 2030 का। 2030 तक मलेरिया के कितना केस होना चाहिए? 0। मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन द एरिया वेयर द मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ बिन इंटरप्ट एंड प्रिवेंट द री इंट्रोडक्शन ऑफ द मलेरिया। तो जिन भी एरिया में मलेरिया ट्रांसमिशन रुक गया है ना, यहाँ मलेरिया वापस ना हो और उसके स्टेटस को मेंटेन करना, फ्री मलेरिया फ्री स्टेटस को मेंटेन करना, ये भी इसी के अंदर आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मलेरिया ख़त्म हो गया तो वहाँ से टीम आपने हटा दी, वहाँ वो प्रोग्राम चलते रहना चाहिए क्योंकि वापस हो सकता है, मच्छर दोबारा पैदा हो सकते हैं ना। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या काम करता है? तो देखिए, सबसे पहले DGHS अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, किसके अंडर में काम करता है ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। स्टेट लेवल पे क्या काम करता है? स्टेट लेवल पे वेक्टर बोर्ड डिसीज़ कंट्रोल डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में होता है, ठीक है। ये जो डिवीज़न होता है और इसका हेड कौन होता है? उसके हेड को बोलते हैं स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, SPO, क्या बोलते हैं? स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। डिवीज़नल लेवल पे कौन होते हैं? ये तो स्टेट लेवल हुआ। सबसे पहले मिनिस्ट्री, यूनियन, केंद्रीय मंत्री कौन होता है? केंद्रीय मंत्री जो मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टेट लेवल पे डिवीज़न होता है जिसका हेड स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर कहलाता है। फिर जो डिवीज़नल लेवल होगा, संभागीय स्तर पे क्या हो जाएंगे? सीनियर डिवीज़नल ऑफिसर्स होते हैं और जोनल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जोन बना दिए जाते हैं। जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? हेड बाय द डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑफिसर, जो असिस्ट होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर से, CMO से, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से, DHO से, ठीक है। तो ये जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर एक में बताना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। सिर्फ सन लिखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका फंक्शन क्या है ना। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम का फंक्शन क्या है? स्प्रे ऑपरेशन, DDT, मेथोनिन, पायरीथायरोराइड, स्पेयरिंग द एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस API 2 बार टू एंड अबव एरियाज़, ठीक है। जो भी एरिया है उधर जो है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस करना है, API करना है 2 बार, स्प्रे करना है। किस किस का? DDT का, मेथेनॉल का, इन सब का, ठीक है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द वाइड नेटवर्क ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फीवर ट्रीट डिपोट्स एंड मलेरिया क्लिनिक एट द सब सेंटर, जो भी सब सेंटर हैं उस पर मलेरिया क्लिनिक्स को बिठाना है और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे अभी
जो आयुष में मलेरिया 200 डिस्ट्रीब्यूट की गई है घर घर, है ना, वो इसी के तहत की गई है। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर करना है, डिस्पेंसरी पे एंटी मलेरिया टैबलेट होना ज़रूरी है एज़ पर नेशनल मलेरिया इरिडेशन प्रोग्राम में जो मेडिसिन बताई है वही मेडिसिन डिस्पेंसरी पर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उपलब्ध होनी ज़रूरी है। फीवर ट्रीटमेंट, कलेक्ट द ब्लड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द एंटी मलेरिया टैबलेट। जो जैसे ही यदि फीवर आया, आपके पास कोई ऐसा लक्षण आपको दिख रहा है मलेरिया का या नॉर्मल फीवर वाला भी आया, तो उसका ब्लड सैंपल लेना है और उसको एंटी मलेरिया टैबलेट तुरंत देनी है। तो ये सब इसके काम होते हैं। ठीक है, ये जो अपन नेशनल प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर अपन ने अभी पढ़ा था ना, तो इन लोगों के क्या काम होते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड रेडिकल ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द केसेस बाय ब्लड टेस्ट, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, जो RDT होता है ना, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, वो हर सब सेंटर में या PSC में रखे गए हैं। उसका कारण ये है, जैसे HIV के लिए, HBsAg के लिए, मलेरिया के लिए, कि अर्ली डिटेक्शन हो। जितनी जल्दी डायग्नोसिस बनेगा उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट पर जा पाएंगे। केस बेस्ड सर्विलेंस एंड रैपिड रिस्पॉन्स, केस पर केस में, भाई इसको मस्तिष्क ज्वर तो नहीं हो रहा है, इसको मलेरिया पैरासाइट कौन सा है, बाइवेक्स है कि ओवेल है, ये सब भी आपको तुरंत देखना है। वेक्टर मैनेजमेंट करना है ना, कि डेंगू है तो क्या, इंडोर जो भी यदि किसी के घर में है तो स्प्रेस के लिए करना है, उनको मच्छरदानी के लिए बोलना है ना। और जो लावा का सोर्स है कि कहीं भाई आसपास पानी तो नहीं भरा है ना, गंदगी तो नहीं है, तो ये सब भी मैनेजमेंट करना है। एंटी मलेरिया टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेम वही है, अर्ली रिस्पॉन्स, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना है। ठीक है, फंक्शन क्या कर रहे हैं ये लोग। मलेरिया कंट्रोल इज़ नाउ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द NRHM। NRHM के अंदर में ही जो एंटी मलेरिया प्रोग्राम है अब आ गया है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू द NRHM स्ट्रेंथन मलेरिया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विस। ठीक है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है कि ANM भी जुड़ गए हैं, CHOs भी जुड़ गए हैं, CMOs भी जुड़ गए हैं और मेडिकल ऑफिसर्स भी जुड़ गए हैं, तो इसके कारण क्या होगा, मलेरिया का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सर्विस बेटर हो गए। इसमें जो अगला आता है वो एंटी मलेरिया मंथ कैंपेन आता है ना, ये सब आपको लिखना ही है। तो एंटी मलेरिया मंथ इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून, इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द कंट्री पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ द मानसून ट्रांसमिशन सीजन टू एनहेंस द लेवल ऑफ द अवेयरनेस। जून में क्यों एंटी मलेरिया मंथ चला जाता है, और अभी जून में ही जो हमारी आयुष के द्वारा कौन सी होम्योपैथिक की मलेरिया 200 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है मंथ ऑफ जून में ही। क्यों, क्योंकि मानसून आने का होता है और ट्रांसमिशन सीजन होता है, इसलिए उसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो एंटी मलेरिया मंथ कैंपेन है वो कब चलाया जाता है, जून में चलाया जाता है। ठीक है, अर्बन मलेरिया स्कीम भी आई है 1971 में। ये क्या बोलती है, वेक्टर कंट्रोल बाय द इंटेंसिव एंटी राब्लोमिशन ड्रग ट्रीटमेंट। वही है ना, जो एंटी लावा है, जो लावा बन रहे हैं मच्छर के, ड्रग ट्रीटमेंट है उसको कंट्रोल करना। एंटी लावर मीजर्स यूज टू द ओवर हेड टैंक, है ना, ढके हुए टैंक का यूज़ करना, अंडरग्राउंड टैंक का यूज़ करना, वाटर कूलर्स को या टायर्स को फेंकना, ड्रग ट्रीटमेंट देना। और जो फिश है ना, जो लावा साइट्स हैं, जो लार्वी साइट्स यूज़ होते हैं, उनको लावा कंट्रोल करने के लिए उनको उनके यूज़ को प्रोहेंस करना, उनको बढ़ावा देना। तो ये सब काम होते हैं अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 के तहत। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आप बहुत बेटा इसके लिए ना बहुत मेहनत लगती है, सब सर्च मारना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना। प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी जल्दी मैटर्स नहीं मिल पाते हैं। जो मैटर मिलते हैं नेट पे या उस पर, वो उतने क्वालिटी वाइज नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज़ यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। इसके बाद आता है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1955 में आया। ठीक है, इसको अर्बन मलेरिया स्कीम के तहत क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया, ताकि जो सर्विसेज है उसको ज़्यादा ईज़िली वो प्रोवाइड की जाए। फाइलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी इंक्लूड द, इसमें योजना क्या क्या थी। वेक्टर कंट्रोल थ्रू आउट द एंट्री लाबर ऑपरेशन, सेम वही है। सोर्स डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करना, माइक्रो फाइलेरिया कैरियर्स का मोबिलिटी मैनेजमेंट करना, और IEC
फाइलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड, और क्या इंक्लूड किया गया स्ट्रेटजी में, देखिए एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, MDA, ठीक है। मतलब जो ड्रग है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कराना एनुअल मतलब हर साल, ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ द एंटी फाइलेरिया ड्रग फॉर 5 years और मोर टू द एलिजिबल पॉपुलेशन एक्सेप्ट द प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन बिलो द 2 years ऑफ द एज एंड सीरियसली इल पेशेंट टू इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। जहाँ ये फैल रहा है वहाँ 5 वर्षों तक हर साल जाके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। किसको नहीं कराना है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, जो बच्चे 2 साल से छोटे उन्हें नहीं देना, और जो सीरियस इल पेशेंट है उन्हें नहीं देना, बाकी सभी को दी जाती है, ठीक है। नाउ MDA विद द सिंगल डोज ऑफ DEC, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, आपके AIPGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी यूज़ की जाती है, ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है आपके फाइलेरिया की, DEC बोलते हैं इसको, डाई इथाइल कार्बामेजामाइन, ठीक है। टैबलेट्स दी जाती है और एल्बेंडाजोल दी जाती है, ठीक है। द माइक्रोफाइलेरिया सर्वे इज़ बीइंग डन थ्रू द नाइट ब्लड सर्वे बिफोर MDA करने से पहले नाइट ब्लड सर्वे किया जाता है, क्योंकि जो फाइलेरिया का जो लावा होता है ना वो ब्लड में रात में ही आता है, तो इसलिए जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो रात में लिया जाता है, ठीक है, MDA देने से पहले, ठीक है। तो MDA में कौन सी डोज दी जाती है, सिंगल डोज ऑफ द DEC एंड एल्बेंडाजोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंगू कंट्रोल। डेंगू कंट्रोल में वही करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आउटब्रेक, अर्ली डिटेक्शन करना है, एलिसा टेस्ट से क्या करना है, IgM कैप्चर करना है, और जो भी एरिया इफेक्टेड है उसको डिमार्केशन करना है, आउटब्रेक को कंट्रोल करना है, केस मैनेजमेंट करना है, वेक्टर कंट्रोल करना है, और IEC एक्टिविटीज़ करना है, ठीक है। चिकनगुनिया में सेम वेक्टर इज इन्वॉल्व, जो आपका डेंगू में होता है, डेंगू में जो होता है ना वही चिकनगुनिया में इन्वॉल्व होता है वेक्टर, तो सेम डेंगू जैसे ही रहेगा, वही डिटेक्शन करना, आउटब्रेक को रोकना, एलिसा से टेस्ट करना, आपके केस को मैनेजमेंट करना, IC एक्टिविटी करना। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेशनल लेप्रोसी इरिडिएशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी इरिडिएशन प्रोग्राम भी 1955 में हुआ, तो देखना लेप्रोसी और आपका डेंगू दोनों लेप्रोसी और फाइलेरिया दोनों सेम ईयर में हुए थे 1955 में। इरिडिएशन हुआ 1983 में, ठीक है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, याद रखना, तब कुष्ठ भी हटने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। आपने एक पिक्चर देखी, आपने आई थिंक मूवी देखी है या नहीं, आप लोग देखते हो या नहीं, यदि आपको मूवी देखने का शौक़ है तो एक डॉक्टर की मौत करके एक पिक्चर है, ठीक है, वो देखिएगा। वो लेप्रोसी इरिडिएशन प्रोग्राम पे ही बनी गई है, मतलब उसका जो मेडिसिन डेप्सोन की जो खोज कर रहा था उसी पे बनी गई। बहुत अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे आई थिंक अवेलेबल है, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है वो। हमें भी हमारे सर ने ही एडवाइस किया था उसको देखना, उसके बाद ही हमने देखी थी, तो आप लोग भी देख लो, अच्छी है। नेशनल लेप्रोसी इरिडिएशन प्रोग्राम का एम क्या है, रिड्यूस द केसेस ऑफ द लेप्रोसी टू 1 और लेस देन पर 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है, 10,000 लोगों पे एक या एक से कम केस करना, ये एम है किसका, इस इरिडिएशन प्रोग्राम का। कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स क्या हैं, वही हेल्थ केयर सिस्टम, जो जनरल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो लेप्रोसी की सर्विसेज है उसको डिसेंट्रलाइज करना, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग को इम्प्रूव करना, ICE करना, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द डिसेबिलिटी एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन जिनको हो गया है ना, उनको मॉनिटरिंग अच्छी करना, सुपरविज़न अच्छी करना, ठीक है। अचीवमेंट की बात करेंगे तो आफ्टर द इंट्रोड्यूस ऑफ द MDT 32 स्टेट, ठीक है, एंड UTs अचीव द स्टेटस ऑफ द लेप्रोसी रिमिडिएशन, ठीक है। जब से ये मल्टी डोज थेरेपी स्टार्ट हुई है उसके बाद 32 स्टेट में क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। सिर्फ 3 स्टेट हैं, कौन कौन से, बिहार, छत्तीसगढ़ और डाबर एंड नागर हवेली, जिनमें अभी इरिडिएशन बचा हुआ है, बाकी सभी स्टेट में हो चुका है, ठीक है। आप फंक्शन क्या है, जो अपना लेप्रोसी इरिडिएशन प्रोग्राम है उसके फंक्शन है कि जो केस है उसको अर्ली डिटेक्ट करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है, डिएबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन कराना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आशा को इन्वॉल्व करना, डेप्सोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेप्रोसी में जो ड्रग होती है वो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस, डेप्सोन है,
ठीक है। जैसे DEC किस में थी, आपके फाइलेरिया में थी, ठीक है, ये याद रखना। डेप्सोन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेप्रोसी की। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग मटेरियल्स, क्योंकि कुष्ठ में क्या होता है, जो हाथ पैर होते हैं वो जो बूंद होते हैं वो सड़ के गिरने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है जब। ड्रेसिंग मटेरियल, मेडिसिन, अल्सर ट्रीट, ये सब प्रोवाइड कराना पेशेंट को। माइक्रो सेलुलर रबर फुटवेयर देना सेंसिटिव फीट के लिए। आशा को 100 रुपये मिलते हैं एक केस पर। यदि वो एक केस बताती है ना कि इस गांव में एक केस है कुष्ठ का, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं। और 200 और 400 कब मिलेंगे, जब वो पूरा कोर्स करा देगी लेप्रोसी का, ठीक है। तो उसको पर केसेस पे 200-400 रुपये, तभी तो वो ढूंढेगी ना भाई। आप उसको आजकल पैसे की दुनिया है, पैसे नहीं दोगे तो कोई क्यों जाएगा। उसको तो मिल रही है तनख्वाह, वो तो कुछ भी 0-0 भर के भेज देगी। आप थोड़ी ना देख रहे हो। तो आशा को हर केस पे पैसे मिलते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का हो, चाहे वो लेप्रोसी हो, चाहे वो TB हो, तब तो वो बताती हैं। लेप्रोसी इफेक्टेड पर्सन फ्रॉम द BPL फैमिली 5000 रुपये सर्जरी के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, यदि कोई BPL हो, ठीक है। नाउ लेप्रोसी रिटेशन प्रोग्राम इंटीग्रेटेड विद द NRHM, ये सब NRHM में चले गए हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ऑफ 12th प्लान 2012 से 2017, 2012 से 2017 के लिए कुछ प्रोग्राम 12वां प्लान बनाया गया था इसमें। तो उसके तहत क्या था, एलिमिनेशन ऑफ द लेप्रोसी, दैट इज़ द प्रिवलेंस ऑफ लेस देन 1, वही 10,000 पे एक केसेस को लाना हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कंट्री के। स्ट्रेंथन डिसएबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय द लेप्रोसी। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द स्टिग्मा एसोसिएशन विद द लेप्रोसी, जो स्टिग्मा लगा हुआ है ना कि कुष्ठ को है नज़र से जो देखते हैं, उसको कम करना है ना। ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण होती है ना। तो इसको वो नहीं है कि अरे इसने कोई पाप कर्म करे हैं, जो अधिकतर आयुर्वेद में बताया गया पाप कर्म के कारण कुष्ठ रोग होता है, पर नहीं, सभी ने पाप करे होते हैं। हम लोग बोले हम पुण्य हैं, आत्मा है, तो इज़ दिस पॉसिबल, नहीं ना। तो उसको ऐसे किसी भी बीमारी को इस टाइप से नहीं देखना चाहिए, आप एज ए डॉक्टर तो कभी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, नेक्स्ट आता है TB कंट्रोल प्रोग्राम, इसको रिवाइज कर दिया गया है। तो नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया। रिवाइज का नहीं लिखा है, रिवाइज का जो था, वो जो रिवाइज कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1992 में आया। इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, इसलिए रिवाइज हो गया ये, ठीक है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या था, इसको RNTCP फॉर्मुलेटेड एडॉप्टेड एंड इंटरनेशनली रिकमेंडेड डॉट्स स्ट्रेटजी ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डॉट्स इंक्रीज द ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ है वो उसका फुल फॉर्म। रिवाइज नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल में क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, 85% क्योर रेट ऑफ द इन्फेक्शनस टेसेस थ्रू द डॉट्स इन्वॉल्विंग द पेरिफेयर हेल्थ फंक्शनेटरी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द टेसेस बाय क्वालिटी स्पूटम सिमर माइक्रोस्कोपी जो डिटेक्ट एटलीस्ट द 70% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस, ठीक है। डिटेक्शन अर्ली करने के लिए और जो क्योर रेट है उसको बढ़ाने के लिए रिवाइज नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था। इसके कंपोनेंट क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट्स, ठीक है, डायग्नोसिस बाय द क्वालिटी एश्योर स्पूटम सिमर माइक्रोस्कोपी, एडुकेट सप्लाई ऑफ द क्वालिटी एश्योर्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ RNTCP इन स्टेट TB ऑफिस होता है, स्टेट TB ऑफिसर होता है, स्टेट TB ट्रेनिंग एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट TB सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिसर होता है। TB यूनिट बताई गई हैं जिसमें मेडिकल ऑफिसर होता है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरविज़न के लिए सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, और माइक्रोस्कोपी सेंटर्स होते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं, डॉट्स प्रोवाइडर होते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, इसका एक चैनल होता है, ठीक है। इसलिए जब भी किसी को TB होता है ना, तो उसका पूरा डाटा रहता है, उनका पूरी एक वो बनती है, ठीक है। लेबोरेटरी नेटवर्क में कैसे करा, जैसे कि जो स्पूटम का टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए माइक्रोस्कोपी लेबोरेटरीज जो हैं वो डिज़ाइन की गई और एश्योर की गई कि वो उनकी क्वालिटी सही हो, है ना, सही से चेक हो,
सही से टेस्ट लगे। टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ है? चेन्नई में है। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि टीबी पे रिसर्च कहाँ करते हैं? चेन्नई में, है ना। जो चेन्नई एक्सप्रेस थी वो कहाँ आई थी, कहाँ रिसर्च करके ढूंढी थी? क्योंकि तब अपन लोग छोटे थे ना, अपन लोगों के पास मूवी देखने पैसे नहीं थे, तो अपन ने टीबी पे रिसर्च करके ही उसको देखा था। तो चेन्नई वाला टीबी रिसर्च है। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट। और टीवी पे यदि अपन को एक्टिंग करना है तो कहाँ जाएंगे? बेंगलोर ही जाएंगे। बंगले में ही, बंगला ही कोई भी डायरेक्टर के बंगले पे ही जाना पड़ता है ना। बंगले में ही शूटिंग होती टीवी सीरियल्स की। तो टीवी इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर में। लारा राम स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी कहाँ है? दिल्ली में है। जमला इंस्टीट्यूट आगरा में है। अदर 24 स्टेट लेवल लेबोरेटरीज है, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी नेटवर्क है इसका पूरा। डॉट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ देखिए, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है वो, ठीक है। शॉर्ट टर्म, एस जो है बाद में जोड़ा गया है, शॉर्ट टर्म। सुपरवाइज ट्रीटमेंट होता है। कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड सपोर्ट होता है इसमें। मल्टीपर्पज़ वर्कर के द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, दाई के द्वारा, एच पेशेंट जो होते हैं उनके द्वारा, सोशल वर्कर के द्वारा, या डॉट एजेंट भी बनाए गए हैं। और इसमें पर पेशेंट को थेरेपी के लिए 150 नहीं, आप 500 रुपीज़ देने लगे हैं पर मंथ, ठीक है। पर मंथ यदि आप डॉट्स पे हो तो पर मंथ गवर्नमेंट आपको 500 रुपीज़ देती है। और यदि आपने डॉट्स की थेरेपी पूरे 9 मंथ की या 6 मंथ की कंप्लीट कर ली तो आपको चैम्पियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैम्पियन कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी दवाई होती है? PARIS, ये मैं पूरा एक लेक्चर ले चुकी हूँ, है ना। तो ये आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, या हम कभी और वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो नेशनल प्रोग्राम्स है उसमें इतना ही डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम भी, या कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, ये क्या कराता है? जो डाटा है इंसिडेंस का, मतलब कितने कहाँ कितना हो रहा है, मोर्टेलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंसर, कहाँ कौन सा कैंसर ज़्यादा फैल रहा है, उसका डाटा प्रोवाइड कराता है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या होता है? इसका प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और आफ्टर केयर, ठीक है। ये सब नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में रखा। कैंसर स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्विक्स कैंसर के लिए पेप्सिमर, ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है, मेमोग्राफी वगैरह ये सब रखे गए हैं, ठीक है। लंग्स कैंसर की स्क्रीनिंग रखी गई है जिसमें चेस्ट रेडियोग्राफ, स्पूटम साइटोलॉजी ये सब रखा जाता है, ठीक। तो बस आई थिंक कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अपना आया है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात कर लेते हैं पहले। इधर ही मैं लिखवा दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो ऑफकोर्स प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, टेस्टिंग एंड काउंसलिंग के लिए। प्रिवेंशन कैसे होगा? एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्डम्स, ठीक है, सेफ सेक्स के लिए प्रैक्टिस कराना, ठीक है, टेस्टिंग और काउंसलिंग करना। ट्रीटमेंट, जिनको HIV पॉजिटिव आ गए हैं उनको ART दी जाता है इसमें। ART यानी एंटी रेक्टोवायरल थेरेपी, ठीक है। केयर और सपोर्ट देना और सर्विलेंस कराना। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे? जो HIV इन्फेक्शन है उसको कम करना, HIV टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट को बढ़ाना, जो HIV पॉजिटिव पीपल हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ द लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना हेल्थ केयर का, और जो सोशल स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। की कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम करना, ठीक है, टेस्टिंग और काउंसलिंग, ART, केयर एंड सपोर्ट, मॉनिटरिंग, इवैक्यूएशन, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके NACP के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। NACP कब आया था? तो NACP फर्स्ट आया था, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट आया था 1992 से 1999 में, जो केवल अवेयरनेस, स्क्रीनिंग और ब्लड सेफ्टी पे फोकस था। फिर इसको रिवाइज किया गया, मतलब सेकंड आया 1999 से 2006 तक। इसमें क्या था? इसमें ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया गया।
थर्ड भी आ चुका है, NACP थर्ड आया है 2006 से 2012 तक। इसमें जो हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है, और जो अपना ART है, इसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए प्लीज़। NACP फोर्थ आया है 2012 से 2017 में, जिसमें जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया गया, और फिफ्थ आ गया है आपका 2017 से 2022 में। तो इसके 5 फेज़ आ चुके हैं। फिफ्थ में क्या किया गया है? फिफ्थ में फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द HIV रिस्पॉन्स। ठीक है, जो HIV पॉजिटिव है उसकी फास्ट ट्रैकिंग करना है, ट्रीटमेंट फास्ट करना है और प्रिवेंशन करना है। ठीक है, तो ये अपना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ। देखो ART के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ART जो होता है ना, वो एंटी रेक्टोवायरल ट्रीटमेंट बोलता है। अभी तक जो एड्स है ना, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो जितनी भी वायरल डिसीज़ होती हैं वो वैक्सीन से ही रुकती है, पर अभी भी HIV के लिए कोई जो है वैक्सीन का वो नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो एंटी रेक्टोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें 3 ड्रग दी जाती हैं। ठीक है, लेमिडोबाइन, जिडोडोबाइन और डिनानोसिन। तो इसका जो डोज़ है वो देख लीजिए, 300 mg OD दी जाएगी या 150 mg BD दी जाएगी। जियोडोबाइन 300 mg BD दी जाएगी, मतलब 600 mg पर डे देते हैं। डायनासोनिन 250 से 400 mg OD दिया जाता है वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, WHO ने ART किस किस को क्या है, कब स्टार्ट करना है? तो जितने भी एडल्ट होते हैं, इंक्लूडिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन भी HIV वाली होती हैं, यदि उनका CD4 काउंट 350 से कम आ रहा है तो उन्हें ART स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यदि उनमें क्लिनिकल सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं तो भी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये AIPGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मैं ऐड करती जा रही हूँ। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इंडिया में कब आया? तो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में आया 1975 में। तब इसको बोला गया इंडियन नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, 1975 में। पर इसको रिवाइज़ कब किया गया? इसको रिवाइज़ किया गया 2018 में। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को रिवाइज़ किया गया 2018 में। मैंने इसका ईयर मिस हो गया था, इसलिए यहाँ आपको दोबारा करवाया है। ठीक है, अगला आता है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं UIP। तो UIP कब लॉन्च हुआ? UIP कब लॉन्च हुआ? 1985 में। 1985 में UIP लॉन्च हुआ है। इसके गोल क्या थे? इसके जो गोल थे वो थे जो 6 मेजर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं। ठीक है, जो वैक्सीन से रुक सकती हैं उनको रोकना। कौन कौन सी थी ये? डिप्थीरिया, पर्ट्यूरिस, टिटेनस, पोलियो, TB और मीजल्स। इन्हीं को रोकने के लिए, क्योंकि ये वैक्सीन से रुक सकती थी, इनको रोकने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोला गया। 1985 में लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब लाया गया, कब लॉन्च किया गया? तो पल्स पोलियो लॉन्च किया गया 1995 में। मैं ईयर यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, और इसका गोल था कि पूरी कंट्री से इसको इरेडिकेट कर देना, जो इनने अचीव कर लिया है। ठीक है, 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, जो 5 साल से कम बच्चों हैं उन्हें 2 एडिशनल ओरल पोलियो ड्रॉप्स देना दिसंबर में और जनवरी के कुछ फिक्स डेज पर एवरी ईयर। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में 2 बूंद जिंदगी की दी जाती हैं 5 साल के कम बच्चों को। ठीक है, अब जो लास्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन यदि देखा जाए तो आयुष सेवाओं के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष सेवाएं इंक्लूड की गई हैं। क्या क्या है? जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में आयुष सेवाओं की सह स्थापना। अभी केवल इसमें एलोपैथ दी जाती थी, पर अब हर सब सेंटर, हर गाँव में आयुर्वेद डॉक्टर भी भेजे जा रहे हैं। आयुष अस्पताल, आयुष औषधालयों में औषधि हैं उनको देना। उत्कृष्ट एकमात्र सरकारी अस्पताल का उन्नयन करना, मतलब जिला एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर जिले में बनाना। सरकारी पंचायत सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन करना। जहाँ कई जगह
आयुष औषधालय पहले से थे जो पंचायत वगैरह ने बना रखे थे, उनको और बढ़ाना। ठीक है, 50 बिस्तरीय एकीकृत आयुष अस्पताल की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थापना करना, ये नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाले कार्यकलाप करना, व्यवहार परिवर्तन संचार करना, गतिशीलता समर्थन, आयुष ग्राम की स्थापना करना। ठीक है, हर स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रम कराना आयुष के माध्यम से। ठीक है, ये कुछ नियम और शर्तें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक उसने बस कि क्या 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 होता है किसके अंदर, यही दिया गया है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट आता है NRHM। NRHM 2005 में आया। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम 5 अप्रैल ऑफ 2005, 5 अप्रैल 2005 से स्टार्ट किया गया 7 ईयर के लिए। इम्प्रूव द रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बाय न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन, हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इट ब्रिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द हेल्थ केयर। ये आयुष को जो मेन स्ट्रीम में लाया वो कौन था? NRHM। ठीक है, इसके एम क्या थे? वही सबके सेम ही एम होंगे, है ना। प्रोवाइड द एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, इफेक्टिव, रिलेटेबल प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, आशा को इंट्रोड्यूस किया NRHM में। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ध्यान से याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन NRHM में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं? RCH सेकेंड नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ प्रोग्राम, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। लेप्रोसी इरिटेशन प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये कब आया? 53 में, रिवाइज हुआ 58 में, ये आया 55 में, लेप्रोसी आया 55 में, ट्यूबरक्लोसिस आया 63 में, रिवाइज हुआ 93 में, ब्लाइंडनेस आया 2009 में, नहीं सॉरी 1976 में। 76 नेत्र रोग होते हैं। ठीक है, आयोडीन डिफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम का मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका और मैं बता दूंगी आपको। अब है मिनिमल नीड प्रोग्राम्स। मिनिमल नीड प्रोग्राम प्रोवाइड द बेसिक मिनिमम नीड देयर बाय द इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। ठीक है, इसमें भी आए जैसे क्या क्या मिनिमल नीड, जो अंडर प्रिविलेज या अंडर रिजर्व पॉपुलेशन थी ना, उनको सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उनको फंड देना, उनकी हेल्प करना, ये आया था मिनिमम नीड प्रोग्राम में। ठीक है, कंपोनेंट क्या थे? रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, कहीं पानी अच्छा नहीं है तो उसको पानी की सुविधा देना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो देना, एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन प्रोवाइड कराना, इन सब में आंगनवाड़ी ये सब इसी में इंक्लूड होगा। न्यूट्रिशन देना। ठीक है, स्लम है, जो स्लम एरिया है अर्बन में, उनके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। ठीक है, जो घर है, हर घर योजना, घर योजना नहीं, कौन सी योजना है वो, हर घर वाली, जिसमें घर दिया जाता है ना, तो वो जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड कराना, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो मिनिमम नीड होती है ना, तो इसमें रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क सब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो था, मेरी कोशिश थी आपको जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए थोड़ा आइडिया दे पाऊँ, और आई होप आपको एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।